हेलो। तो स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर्स। ये बड़ा सिंपल सा टास्क हो गया आज की कंडीशन में। जब आपने प्लेन्स के इतने वीडियो लेक्चर्स अगर आपने देख लिए हैं तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन को डिराइव करना बहुत बड़ा बात तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेन पे एक वेक्टर परपेंडिकुलर है और ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि प्लेन के ऊपर नॉर्मल होता है जो कि प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो नॉर्मल और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है। और ये प्लेन ऑलरेडी पास हो रहा है एक पॉइंट से, तो एक आर्बिट्री पॉइंट्स और ले लेंगे, तो वो आर्बिट्री पॉइंट्स और उस पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो सिंपली एक लाइन बन जाएगा जो कि प्लेन के ऊपर लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है। मतलब फिर इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ज़ीरो निकल जाएगा और वही आपका कंडीशन बन जाएगा या इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। तो बड़ा कॉमन सा इसका डेरिवेशन हो जाएगा। तो हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन्स का। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एक पॉइंट मैंने ले लिया जिसके लिए कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर से वेक्टर n। करेक्ट है, ठीक है साहब। एक वेक्टर n के ऊपर ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर है। फाइन। तो अब हम इसका इक्वेशन निकालते हैं। देखिए प्लेन आपका इस प्रकार का है, ये प्लेन है, तो प्लेन है तो इसका नॉर्मल भी होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये तो बन गया नॉर्मल। फाइन। अब आते हैं कि ये प्लेन के ऊपर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए ये वेक्टर एन ले लिया मैंने और ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। फाइन स्टूडेंट्स, अब ये प्लेन ऑलरेडी पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? एक पॉइंट जिसके लिए कोऑर्डिनेट हमारे पास में दिए हुए है x1 y1 z1। एक पॉइंट को मैं अभी a ले लेता हूँ जिसके लिए कोऑर्डिनेट की जगह मैं पोजीशन वेक्टर a ले लिया, ठीक है। ओके फाइन। अब क्या है कि जब भी इक्वेशन किसी भी कर्व का निकालते हैं तो डेफिनेटली एक आर्बिट्री पॉइंट्स की हमको जरूरत पड़ती है। चलिए एक आर्बिट्री पॉइंट्स ले लिया मैंने p, जिसका कि पोजीशन वेक्टर आ रहा है। मतलब इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा तो ये x, y, z हो जाएगा। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 हो जाएंगे। अब ये लाइन AP देखो, ये लाइन AP डेफिनेटली अब ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, करेक्ट है। तो अब ये जो वेक्टर है ना, इसके कोई ना कोई तो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज A, B, C, तो ये डायरेक्शन रेशियोज उठ के नॉर्मल के बन जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि AP डॉट n इज इक्वल टू 0। AP वेक्टर मिल जाएगा r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। सिंपल वन लाइन में प्रूफ हो गया। अभी तक कि आपने जितना नॉलेज पढ़ लिया, जैसे हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म वो भी वन लाइन में निकाला था जिसमें कि प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट लिया था। यहाँ पे भी सिंपल, यहाँ आपने एक ही लाइन में निकाले कि AP डॉट n इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया वेक्टर इक्वेशन और सिंपली वेक्टर इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, करेक्ट है, वेक्टर फॉर्म। तो अब आपको इसको क्या करना है? कार्टेशियन फॉर्म में यूज करना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये आसानी से आप पहुंच सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट x, y, z, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और इसके कोऑर्डिनेट a, b और c। तो सिंपली इक्वेशन डॉट प्रोडक्ट से a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 दैट इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बराबर है ना? ठीक है साहब। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं ये आपको मालूम है, बिल्कुल। प्लेन में आप बहुत डेप्थ तक आ गए। तो ये एक हो गया इक्वेशन of the plane in Cartesian form passing through the points x1, y1, z1 having the direction ratios of normal a, b and c। मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी के होंगे क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज अब इस वेक्टर के दिए हुए ए बी सी और ये वेक्टर जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ऑलरेडी प्लेन के ऊपर नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों वेक्टर सब पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे मतलब जो इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इसकी डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी के कॉन्सेप्ट में लैम्बडा आता है, वो लैम्बडा विलीन हो जाता है, मालूम है ना, कांस्टेंट के साथ में। तो इसलिए हम
यही बोलते हैं कि जो पैरेलल वेक्टर्स है, पैरेलल लाइन्स है, उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, या तो इक्वल होते हैं या तो प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए और सीधा इक्वल को ही कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, फाइन। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत सिंपल सा है, कोई इशू नहीं है। और अब क्या है, इसके इक्वेशंस को डिटरमाइन करने के लिए अब क्या हुआ है कि क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, तो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे इसके ऊपर भी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने वाले प्रॉब्लम ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो आपको क्या है, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक वेक्टर्स जिसके की डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, या फिर नॉर्मल जिसके की डायरेक्शन रेशियोज मालूम है। तो अब अगर पॉइंट से पास हो रहा है तो आपको हो सकता है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल डिटरमाइन करना पड़े, करेक्ट है कि नहीं? ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे होंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं 1 मार्क्स के लिए। जनरली सीबीएसई या कोई भी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज करो 1, 2, 3 एंड इज perpendicular to the vector, देखना लैंग्वेज को समझना, I माइनस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब इस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, पास कहाँ से हो रहा है, प्लेन 1, 2, 3 से, ठीक है कि नहीं? एक आर्बिट्री पॉइंट तो हो जाएगा, तो x माइनस 1 हो गया, फिर प्लस y माइनस 2 हो गया, फिर प्लस z माइनस 3 हो गया, और अब यहाँ पे a b और c लगा देना है, करेक्ट है? a b c और दैट इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। a b c कैसे डिटरमाइन होंगे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के मुझे a b c मालूम होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर जो वेक्टर परपेंडिकुलर है वो i माइनस 2j प्लस 4k है, तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो 1, माइनस 2, 4 हो जाएंगे, करेक्ट है? तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा, अब सीधा सीधा कर देता हूँ, -2, और यहाँ आ जाएगा +4, करेक्ट है? और अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 4 प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y प्लस 4z माइनस 1 माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9, करेक्ट है क्या? दैट इज इक्वल टू -9, करेक्ट है ना? फाइन। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया स्टूडेंट। अब वो क्या कर सकता है कि आपको फाइनल आंसर फिर से वेक्टर फॉर्म में पूछो, तो वेक्टर फॉर्म में क्या जाएगा, r डॉट माइनस 2y प्लस 4j, सॉरी 1 है इधर, r डॉट ये x है ना, हाँ ठीक है, तो i माइनस 2j प्लस 4k और बाद में यहाँ पे -9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका वेक्टर फॉर्म और ऊपर वाला बन गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। बस काम खत्म, इतना सा काम करना है। ये एक 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको मेन पॉइंट्स क्या है कि हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और जो एक वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये क्वेश्चन को चेंज कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, थ्रू एंड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर की जगह एंड इट्स नॉर्म एंड हुज नॉर्मल इज यहाँ परपेंडिकुलर टू द वेक्टर की जगह चेंज कर दिया, एंड हुज नॉर्मल इज, ये हो गया। तो अब ऑलरेडी नॉर्मल बोल दिया इस वेक्टर को। इसके पहले क्या था कि ये जो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर था वो नॉर्मल के पैरेलल था, बस लैंग्वेज इतनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब मेन क्वेश्चन से आ जाता है कि इस ABC को डिटरमाइन करने के लिए और क्या क्या सर्टेन कंडीशन हो सकती है, करेक्ट। एक कंडीशन तो हमने देख लिया कि प्लेन परपेंडिकुलर है एक वेक्टर के ऊपर, करेक्ट है, फाइन। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट वन रहेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 एंड 2 एंड परपेंडिकुलर टू दीज 2 प्लेन्स। ये 2 प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है साहब। तो पहले तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन को हम मान लेते हैं a इंटू एक्स माइनस ऑफ -1 मतलब +1, b इंटू फिर y प्लस 1 प्लस c इंटू z माइनस 2, करेक्ट है, c इंटू z माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब इससे ये पता चलता है कि ये जो प्लेन है ये पास हो रहा है -1, -1, 2 से, और ABC इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है जो अभी अननोन है, उसको हमको डिटरमाइन करना है। अब डिटरमाइन करने के लिए जो क्वेश्चंस में और कंडीशन दी है उसको अप्लाई करना है। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है कि ये जो प्लेन है, जो रिक्वायर्ड प्लेन 1 है, ये इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस पर्टिकुलर प्लेन में देखेंगे तो इसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के 3, 2, -3 मतलब अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस एंड अलॉन्ग z एक्सिस।
अब अगर ये प्लेन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर है। बहुत पहले बता चुका, जब दो प्लेन्स पैरेलल होते हैं तो उनके नॉर्मल्स पैरेलल होते हैं, जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं तो नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगा 3 इंटू ए, 3a फिर प्लस 2 इंटू बी फिर प्लस -3, यहाँ सीधा माइनस कर दिया, -3 इंटू सी दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। और सिमिलरली ये वापस से जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये इस प्लेन के ऊपर जिसके की डायरेक्शन रेशोज नॉर्मल के 5, -4, 2 है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ऐसी ही कुछ कंडीशन यहाँ से आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 5a -4b प्लस 2c दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मेथड से सॉल्व करते हैं, करेक्ट है कि नहीं। और इसके पहले भी मैंने लाइन में इसको बता चुका हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए आता है, 6 मार्क्स 5 मार्क्स, मतलब लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन है ये। और यही क्वेश्चन जैसे कि वैसे उठ के एडवांस में आ जाते हैं। आज भी हम करेंगे एडवांस 2017 का क्वेश्चन, माइंड इट। तो अब ये हो गया स्टूडेंट सॉल्व करने का तरीका। ए के अपॉन में ये डिटर्मिनेंट आ जाता है, फिर माइनस बी के अपॉन में डिटर्मिनेंट आ जाता है, फिर सी के अपॉन में डिटर्मिनेंट आ जाता है, करेक्ट है। ए के अपॉन में जब करेंगे ना तो ये इसको छोड़ दो, यहाँ बचा 2, -3, यहाँ बचा -4, 2, माइनस बी लिखते हैं यहाँ। और फिर जब माइनस बी के नीचे बात करेंगे तो ये बी वाले सबको छोड़ दीजिए, तो 3, -3 और 5, 2, और फिर सी के अपॉन में यही काम करेंगे 3, 2 और ये हो जाएगा 5, -4, करेक्ट है ना। ओके फाइन। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो ए के अपॉन में डायरेक्टली कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, फिर से एक बार -12 मतलब ये तो हो गया -8, करेक्ट। ये एक काम खत्म। उसके बाद में माइनस बी अपॉन ये हो जाएगा 3, 2 जा 6 और फिर प्लस आ जाएगा 15 मतलब 21, करेक्ट है। और फिर सी के अपॉन में ये हो जाएगा -12 और फिर आएगा -12 मतलब -24। अब आप देखेंगे कि इसमें कोई चीज़ यानी मतलब कोई कॉमन तो नहीं है जिससे कि हम डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लो, 4 और 4 यहाँ देखो ये -12 हो जाएगा ना, 4 -12 मतलब -8, करेक्ट है। यहाँ पे माइनस भी 3, 2 जा 6 प्लस 15, 21 भी ठीक है। और -12 -10 ये भी ठीक है। ओके, कोई इशू नहीं है। अब इसको वापस से क्या लिखो, माइनस बी को इधर ला लो और यहाँ लिख दो -21, सी को लिखो -24, सीधा सीधा यहाँ से आप ए को -8 लिख लीजिए, बी को -21 लिख लीजिए, सी को -24 लिख लीजिए, करेक्ट। ठीक है, ये बात दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए इक्वल टू, यहाँ से सीधा सीधा ए इक्वल टू लिख दीजिए -8 और बी इक्वल टू लिख दीजिए -21 और सी इक्वल टू लिख लीजिए -24। बस हो गया, काम खत्म। अब आप क्या करो, ए बी और सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए और आंसर ला लीजिए और सिंप्लीफाई भी कर लेना। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा ये 21 है, 24 है कि 22 है ना, ये 22 आएगा, करेक्ट है। -24, ठीक है, ओके, -22 ये रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब माइनस को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, हाँ, याद रखेंगे कि माइनस माइनस सब में अगर कॉमन है तो माइनस को आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, क्योंकि तीनों में माइनस है तो आप उसको वैसे भी रख सकते थे, माइनस बाद में 0 में विलीन हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो अब जब आप इसकी वैल्यूज रखेंगे तो फाइनली आपको आंसर जो मिलेगा उसको चेकआउट कर लेते हैं। और वो आंसर आपका आ जाएगा 8x, लिख लीजिए 8x प्लस 21y प्लस 22z माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर। तो यही वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं एक और क्वेश्चंस कराता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांस का क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस करते हैं 2017 एडवांस का। वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हमने लाइन के प्रॉब्लम्स में भी किया था, तो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं 2017 एडवांस का, कोई इशू नहीं है।
इसमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1 है तो ए ले लीजिए x-1 प्लस बी इंटू y-1 प्लस सी इंटू z-1 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन होगा जो पास हो रहा है 1,1,1 से, और ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो अभी 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 इनडिटरमाइंड है, अनडिटरमाइंड है, मतलब इनको डिटरमाइन करना है। और ए बी सी को डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन दी हुई है कि ये प्लेन दूसरे दो डिस्टिंक्ट प्लेन्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे, मतलब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि डॉट प्रोडक्ट उनका 0 आता है, और वहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेते हुए हम इक्वेशन ए बी सी में सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट है, ठीक है साहब, तो करते हैं इसको भी। तो अब यहाँ से देखते ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हाँ जी, तो ये 2 और ये 1 और ये -2। करेक्ट है, बस ये डायरेक्शन रेशियोज है उसके नॉर्मल के, इसके डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के ए बी सी, तो ये हो जाएगा 2a फाइन प्लस बी और फिर -2c दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ आते इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 3 -6 और -2। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा 3a -6b -2c दैट इज इक्वल टू 0। इसको अभी से भी आप छोटा बना सकते हो। छोटा कैसे बना सकते हो, मैंने मान लिया मैंने 2 मतलब कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोटा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सब में 2 डिविजिबल है तो इसको लिख सकते हैं, नहीं कॉमन कोई नहीं है, कॉमन कहीं नहीं है, तो ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है साहब, तो अब क्या करो, सीधा सीधा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ए के अपॉन में लिखते हैं 1 -2 और ये -6 -2 और फिर -b के अपॉन में लिख देते हैं 2 -2 और फिर 3 -2 और फिर c के अपॉन में लिख देते हैं, c के अपॉन में 2 1 और 3 -6। करेक्ट, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो अब तो सॉल्व आप कर लेंगे। मैं सीधा ए के अपॉन में क्या आता है, बी के अपॉन में क्या आता है, ये लिख देता है। ए के अपॉन में 14 आएगा, बी के अपॉन में 2 आएगा और बी के अपॉन में 2 और सी के अपॉन में क्या है भाई 15 है। करेक्ट है, फाइन। तो अब यहाँ से सीधा आपको ए 14 ले लेना है और बी 2 ले लेना है और सी 15 ले लेना है। हालांकि प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट वहाँ पे आता है, लेकिन वो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट फिर बाद में आपको 0 में विलीन कर देना पड़ता है। करेक्ट है कि नहीं, यहाँ से भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉमन लेंगे, यहाँ से भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉमन लेंगे, 0 में डिवाइड कर देंगे, 0 में विलीन हो जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेप का बचा है कि a इक्वल टू 14 b इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे a का वैल्यू 14 रख दीजिए तो रिक्वायर्ड प्लेन आएगा। फिर सिंप्लीफाई करना है, तो 14 इंटू x-1 प्लस b कितना है भाई, हाँ 2 इंटू y-1 प्लस c कितना है भाई 15 इंटू z-1 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 14x आएगा प्लस 2 आएगा प्लस 15z। आगे का सिंप्लीफिकेशन अभी नहीं किया है। 14x प्लस 2y प्लस 15z, 14x प्लस 2y माइनस 15z, तो ये तो नहीं होगा भाई, है ना, ये तो नहीं होगा। ठीक है कि नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर होगी कि यही आंसर होगा। और 31 आता है कि नहीं आता है वो भी चेक कर लेते, वो आ ही जाएगा। तो ये हो जाएगा -14, ठीक है कि नहीं, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -5। हाँ जरा देखिए जरा 14 -14, ठीक है फाइन। इक्वेशन देखिए, हाँ -14 और फिर -2 और ये 15 है, फाइन है, ये 15 है -15। तो अब आप देखिए कि ये 31 आता है, तो सिंपली ये 14x प्लस 2y प्लस 15z दैट इज इक्वल टू 31 एंड हेंस द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। करेक्ट है। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स कराता हूँ इसी कॉन्सेप्ट में, वो हमारा लास्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास में ऑलमोस्ट 4 मिनट्स का टाइम बाकी है, उसमें तो ये क्वेश्चन हो जाता है आराम से। तो ये क्वेश्चन है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला गया है, अपना दिया गया है, ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो आपको प्लेन मालूम हो गया है। ठीक है सर, ये प्लेन है, ये ओरिजिन ओ है और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट दिए हुए ए बी सी। अब आप देखेंगे कि ये अगर नॉर्मल है तो फिर ये नॉर्मल और ये दोनों लाइन पैरेलल है, बात खत्म हो गई। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज
दोनों सेम होंगे, करेक्ट है। इसके डायरेक्शन रेशियोज a माइनस जीरो, बी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो, मतलब a कॉमा बी कॉमा सी, तो इसके भी डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के भी a कॉमा बी कॉमा सी। अब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मालूम है, एक पॉइंट जिससे कि ये प्लेन पास हो रहा है ये मालूम है, तो इक्वेशन देखिए इंटरेस्टिंग आ गया, a इंटू पास हो रहा है, हाँ, b इंटू पास हो रहा है, c इंटू पास हो रहा है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज a कामा बी कामा सी है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स भी a कामा बी कामा सी है, बस इतनी सी बात थी। तो अब यहाँ से देखेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। करेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, चलो चेकआउट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए, इस क्वेश्चंस को हालांकि मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो आपका लाइन और पैरेलल के ऊपर रहेगा, जिसमें लाइन के भी इक्वेशंस और पैरेलल प्लेन के भी इक्वेशन और दोनों को मिक्स करके जो क्वेश्चंस होंगे ना वो हाईली एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो उनको डिस्कस करने के लिए चलिए लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए लास्ट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट है, फाइन। तो इक्वेशन के फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है। प्लेन पास हो रहा है 2 पॉइंट से, एक तो ये पॉइंट है, चलो एक ही पॉइंट को पकड़ लेंगे तो इक्वेशन तो अभी वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, x माइनस वन प्लस बी इंटू वाई प्लस टू हो जाएगा प्लस सी इंटू जेड माइनस थ्री, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, जिसमें कि मेरे को डायरेक्शन रेशियोज a कॉमा बी कॉमा सी को डिटरमाइन करना है। करेक्ट है कि नहीं, नॉर्मल के, फाइन। अब ये प्लेन वापस से इससे पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट इसको वापस सेटिस्फाइड करेगा, तो ये माइनस वन और ये तो a इंटू माइनस वन प्लस बी इंटू टू प्लस टू प्लस सी इंटू जेड है माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, मतलब ये माइनस टू ए प्लस फोर बी माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सब में छोटा करने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो माइनस ए प्लस टू बी और माइनस टू सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। अब ये क्या है कि पैरेलल है, ये लाइन, ये प्लेन जो है वो पैरेलल है, मतलब अगर प्लेन इस प्रकार का है, ये प्लेन है और ये लाइन है, प्लेन के ऊपर ये लाइन नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है। इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस टू अपॉन टू और y प्लस वन अपॉन थ्री और z अपॉन फोर, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, 4 है और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। करेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ से फिर से आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर 3। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करना है ये आपको अभी अभी मैंने बता चुका हूँ। तो a का वैल्यू लिख लीजिए, a का वैल्यू आता है 28 और b का वैल्यू आता है 0 और c का वैल्यू आ जाता है -14। तो स्टूडेंट्स अब भी देखो यहाँ पे फिर कॉमन है, तो 14 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्चुअली में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 और इसको आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। करेक्ट है।